अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बेड डेट देखा था। अच्छा, बेड डेट का ये सीन था कि यार बेड डेट के जो है ना, अब हमने अच्छे खासे सवाल देखे थे जो थे। सही है। मैं एक रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें मैं पूरा बेड डेट को एक दफा रिवाइज करा दूंगा। तो ये केस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और टॉपिक कर रहे हैं, बैंक रिकॉर्ड, ताकि हम सारी चीजें, सारे टॉपिक्स मिलाकर फिर हम पास पेपर के कुछ सेशन लगा लें, ठीक है। अब टिल कुछ चैप्टर नंबर हमने 1 किया, जर्नल एंट्री का, 2 कैश बुक किया, देन फिर हमने क्या किया था, बेड डेट किया था। अब हम बैंक रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 है बेसिकली। वैसे आपके पास जो भी चैप्टर है वो देख लीजिएगा। ठीक है, बैंक रिकॉर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं सर। चलें शुरू करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। देखिए, मेरा सबसे पहले इशू क्या है। मेरा सबसे पहले इशू है कि रिकॉर्ड बनती क्यों है। देखिए, बैंक रिकॉर्ड का मसला क्या होता है, बैंक रिकॉर्ड बनाने की जरूरत कब आती है, हम क्यों बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल है, इधर आ जाए। मेरा सवाल है आपसे सर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। देखिए सर, आपके पास ना बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनती है दो चीजों से। सर, आपके पास एक है कैश बुक, और सर आपके पास है एक बैंक स्टेटमेंट। देखिए, गौर से समझिएगा। देखिए, मेरे पास ना कैश बुक का ना बैलेंस आ रहा होगा कुछ। सर मान ले बैलेंस आ रहा है ₹150,000। किसका, कैश बुक का। एंड सर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है ₹167,000। सर ये जो बैलेंस है ना, सर ये ईयर एंड या मंथ एंड पर डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, ईयर एंड या मंथ एंड पर डिफरेंस आ रहा होगा किसमें सर, इन दोनों के बैलेंसेस में। ठीक है, इन दोनों के बैलेंसेस में क्या हो रहा होगा, मंथ एंड पर डिफरेंस आ रहा होगा, करेक्ट। यस या नो में जवाब दें। रीजन, रीजन सर, अगर तो ये दोनों बैलेंसेस सेम है। सर अगर तो ये दोनों बैलेंसेस सेम है, सर होते हैं बहुत सारी कंपनीज में। ठीक है सर, क्यों होते हैं मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाकर। अगर तो ये बैलेंसेस सेम है, तो सर मेरे पास बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। रिकंसाइल हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास बैलेंसेस में डिफरेंस हो। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को हम रिकंसाइल इसलिए करते हैं कि जब उनमें डिफरेंस हो। जब डिफरेंस ही नहीं होगा तो हम मुझे ये बताएं कि हम उसको रिकंसाइल क्यों करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है। यस में जवाब दें कि रिकंसिलिएशन वाली बात समझ में आ रही है कि रिकंसाइल करते क्यों हैं जब डिफरेंस है। अगर मुझे बताए ना डिफरेंस नहीं है तो मैं क्यों रिकंसाइल करूं, ऐसा है नहीं है सर। आप मेरी बात को समझिएगा, ये डिफरेंस आता है क्यों है, पहले जरा डिफरेंस का रीजन समझते हैं कि डिफरेंस आता क्यों है। यार देखिए, डिफरेंस इसलिए आता है, मैं एक बंदा या मैं एक बिजनेस समझ रहे जो भी। यार मैं एक बिजनेस हूँ, मेरा ना, मैंने एक बंदे को सेल्स की ₹30,000 की, डन। ये मैंने कब किया सर, ये मैंने की ऑन 1 जनवरी 2000, ऑन 1 जनवरी नहीं, इसको आप करें ऑन 1 दिसंबर 2025। ऑन 1 दिसंबर 2025। सर फिर क्या हुआ, मैंने एंट्री बनाई होगी क्रेडिट सेल्स, ये यकीनन सही है, क्रेडिट सेल्स की है। मैंने एंट्री बनाई होगी रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने की है सर, फिर 30,000 से। सर क्या ये बात आपको समझ में आती है, यहां तक की कोई परेशानी। सर फिर क्या हुआ, ये थी ये ABC है, ये है EF। ABC हो गया, ये हो गया आपका बंदा मोहम्मद शाह आलम ने सेल्स की किसको, मिस्टर A को, सही है। अब क्या हुआ सर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना आपको दे दिया चेक। इन्होंने कहा यार ये लो पकड़ो चेक, निकलो। कब इन्होंने आपको एक चेक दिया, ऑन 27 दिसंबर। सर जब ये चेक मिला होगा, आप देखें गौर से समझिएगा। सर आप एंट्री कब बना रहे हैं, सर जिस दिन आपको चेक मिला है।
किस दिन मिले? 27 दिसंबर को। देखिए मेरे पास बैंक स्टेटमेंट में पैसे कब नजर आ रहे होंगे? मुझे बताएं, अगर जिस दिन ये मैं चेक जमा कराऊंगा। देखिए बैंक को थोड़ी पता है कि आपको चेक मिल गया। और बैंक आपको पैसे कब ऑनर कब करेगा सर? जब आप चेक उसको प्रेजेंट करेंगे ले जाके। काइंडली ये कॉन्सेप्ट गौर से समझिएगा। सही है, बैंक वरना तो आपको ऑनर ही नहीं करेगा। सर आपने 27 या आपने फर्स्ट को बनाई होगी एंट्री, 1 दिसंबर को। ठीक है, ये आप एंट्री बनाने जा रहे हैं 27 दिसंबर को। ये बात कॉन्सेप्ट गौर से समझिएगा। आपने क्या किया सर? आपने बैंक को डेबिट कर दिया 30,000 से। और आपने 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 रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। मुझे एक बात बताएं, क्या जो आपने बैंक को डेबिट किया, क्या आपके एक्चुअल में बैंक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट कैसी होती है? सर बैंक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप की होती है। ये है आपकी बैंक स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2000। बस 2000 को छोड़ देना, 25। सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये 30,000 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे होंगे? यस या नो में जवाब दें। क्या ये 30,000 इधर आ रहे होंगे? सर कैसे आ रहे होंगे? सर कभी भी नहीं आ रहे होंगे। सर मैं जब तक इस चेक मेरे पास है, मेरी जेब में ये रखा हुआ चेक, अभी ये चेक मेरे पास है। सर जब तक ये चेक मैं इस बैंक को जमा नहीं कराऊंगा जिसने मुझे स्टेटमेंट इशू की है। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे बैंक में पैसे कैसे आएंगे? सारी चीजें गौर से सोचें, फिर मुझे एक बात बताएं कि जिस दिन जाकर मैं ये चेक जमा कराऊंगा, बैंक पैसे तो उस वक्त आने चाहिए। यस या नो? ऐसा है नहीं है? भाई 27 दिसंबर को ए ने पे किया। मैंने 27 दिसंबर को बैंक में डिपॉजिट थोड़ी कराया। मैंने तो बैंक में एंट्री बनाई है। अब मैं चेक को रख के बैठ गया। मैंने ईयर एंड पर चेक डिपॉजिट ही नहीं कराया। सर मैंने कब जमा कराया सर? मैंने सेकंड 2 जनवरी को जमा कराया। मैंने ये कब जमा कराया? 2 जनवरी को। मुझे एक बात बताएं, क्या वो इस बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? सर कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। कभी भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा होगा, डन है? ऐसा है। तो सर अब मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस तक पहुंचने के लिए क्या करूंगा? सर मैं ऐड करूंगा। सर वजह समझ में आती है कि रीजन क्या है? बैंक और कैश में फर्क होने का रीजन क्या है? बताएं प्लीज। ओके सर। सर अब आए जरा समझते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले जरा समझते हैं बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। सर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट एक कॉपी होती है कस्टमर के अकाउंट की? बिल्कुल सर, यही होता है। सर अ बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट एज शो इन द बुक्स ऑफ बैंक। सर क्या ये बात समझ आती है? सर और सर बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है अगर मैं आपसे बात करूं? सर बैंक रिकॉन क्या होती है? सर देखिए, बैंक रिकॉन की ना बड़ी खतरनाक है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा। सिलिएशन। सर ये कैसे लिखेंगे हम, जरा इसको भी देख लें। सर वो कहता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? सर दैट एक्सप्लेन, जो कि हमें बता रहा होता है। क्या बताता है सर? द डिफरेंस
बिटवीन द बैंक बैलेंस, डिफरेंस क्या है, बिटवीन कौन लिखेगा, बिटवीन द बैंक बैलेंस as shown in the bank statement supplied by the business bank account, बिजनेस बैंक लिखते हैं, अकाउंट लिखना अच्छा नहीं लग रहा, बिजनेस बैंक on a particular date, डन। आगे फिर इस डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड दूसरी अमाउंट कहाँ शुरू होती है, मैंने आपको पूरा बताया। एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग अमाउंट कहाँ शो हो रही होती है, कॉरिस्पॉन्डिंग अमाउंट shown in the business कैश बुक, डन। सर अगर कोई परेशानी है तो मुझे यहाँ तक, नहीं है सर, ठीक है, जबरदस्त। सर मैंने अभी आपको यही तो चीज बताई, यही तो पूरी इतनी लंबी करके बताई कहानी को, थोड़ा सा मैंने डिटेल में सुनाया, लिखा मैंने भी डिटेल में। सर अब हम शुरू करते हैं, आते हैं अब हम डायरेक्ट कंपोनेंट पर। सर उस कंपोनेंट पर आने से पहले आपको ना कुछ चीजें समझनी होंगी। ठीक है सर, जरा ना एक दो चीजें समझिएगा। सर, एक मिनट रुकते हैं हम जरा, हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं फिर। चलिए सर, मेरे पास ना ये एक चेक बना हुआ है। सर अब गौर से समझिएगा, मेरे पास ना तीन चीजें होती हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ना मेरे पास होगा एक बंदा। सर कौन, सर वो बंदा जो ड्रॉ करेगा चेक, यानी कि सर जो इस अकाउंट का मालिक होगा, जो यहाँ पर अपना साइन करके देगा, यानी कि सर जो यहाँ पर साइन करेगा वो क्या कहलाएगा, ड्रॉअर ऑफ द चेक। ये एक बहुत ही कोई मतलब बेकार बात, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि यार पेपर में कभी आता है। सर ये बस मैं एक फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, ये था ना पे टू द ऑर्डर। सर यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, लेट से आज हमारे पास डेट क्या है सर, आज हमारे पास 5 दिसंबर है। ठीक है, और 25, सर अमाउंट है यहाँ पर लेट से $5,000 और $5,000। सही है, यहाँ पर बैंक नेम है ABC बैंक। और सर यहाँ पर मैं अपना साइन कर देता हूँ, कोई गुचड़ मुचड़ सा, ये मेरा साइन हो गया। ठीक है सर। सर अब ये यहाँ पर ड्रॉअर कौन है, जिसने चेक बनाया, यानी कि मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया काजू लिमिटेड। सर ये काजू लिमिटेड कौन है, सर ये कंपनी है, हाँ सर कंपनी है। सर ये कंपनी कौन, इसको मैं क्या कहूंगा, सर ये कंपनी है पेई, पेई सर, पेई, पेई कौन होता है सर, सर जिसको चेक पे होता है। और सर सर ड्रॉई कौन होता है, सर ड्रॉई, ड्रॉई, सर ड्रॉई वो होता है बैंक, सर बैंक, सर जो पैसे पे कर रहा है। यानी कि सर जो बना रहा है, जो चेक बना रहा है वो ड्रॉअर, जो चेक को पे कर रहा है, जो चेक ऑनर करेगा वो कौन है, बैंक। और सर जो 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 सर और जो सर वो बंदा जो जिसको पे करना है, जिसको जो जो पे किया जा रहा है, सर वो क्या कहलाएगा, सर वो कहलाएगा पेई। अब अगर मैं इन तीनों की डेफिनेशन लिखूं और उसके बाद मैं इसी को कनेक्ट कर दूं ले जाकर फॉरेन से एक कॉन्सेप्ट से, जो कि डिसऑनर्ड चेक का कॉन्सेप्ट है, तो क्या मुझे एक बात बताएं, कहानी समझ में आएगी।
सर आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। सर जरा, ये पेन हमारे पास हट गया। पेन कहाँ चला गया भाई? है जी। सर ये क्या हो गया? आ गया सर, आ गया। चले सर। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मेरे पास ड्रॉअर कौन होगा, सर बताते हैं मुझे ड्रॉअर कौन हो सकता है? सर ये वो बंदा होगा, इज द पर्सन, इज इज द पर्सन। सर क्या सिर्फ बंदा ही चेक बना सकता है? नहीं सर, नहीं। और कंपनी, सर कंपनी का भी तो चेक होता है। और कंपनी हु राइट्स अ चेक, यानी हु ड्रॉज अ चेक। सही है सर। सर ड्रॉई कौन होता है? पेई, पेई, पहले पेई लिख देते हैं। सर मुझे बताएं, पेई कौन होता है? सर पेई वो बंदा होता है जिसको चेक पे किया जा रहा है, इज द पर्सन, इज द पर्सन और अ कंपनी हु इज पेड व्हेन अ चेक इज ड्रॉन। सही है सर। या ड्रॉन, या फिर इसको ड्रॉन ना लिखें, क्लियर लिख दें। जब चेक क्लियर होगा, यकीनन चेक ड्रॉन नहीं होता, क्लियर होता है। और सर हमारे पास होगा ड्रॉई। सर ड्रॉई कौन होगा? सर ये वो बच्चा होगा, इज द बैंक, इज द बैंक वेयर द ड्रॉर, ड्रॉर का क्या है सर यहाँ पर? हैज एन अकाउंट फ्रॉम विच अ चेक इज टू बी पेड। सर अब अगर यहाँ तक की कहानी डिटेल में समझ में आ गई हो, तो मैं एक छोटा सा मजीद कॉन्सेप्ट यहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए आज की क्लास में मैं कोई टेक्निकल चीज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इस लेक्चर में बैंक स्टेटमेंट को इवेंट बनाना का कोई तरीका मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ टेक्निकल वर्ड समझा रहा हूँ अभी। सही है। कुछ परेशानी है तो पूछें। नहीं है? आगे बढ़ूं? सही है सर। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसऑनर्ड चेक। कौन सा चेक? मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, डिसऑनर्ड चेक। सर आप गौर से देखिएगा प्लीज, सर प्लीज गौर से देखिएगा। देखिए डिसऑनर्ड चेक क्या होता है। यार मैं ना एक बंदा हूं, ठीक है। मैंने ना एक चेक ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से। अमाउंट मैंने लिखा 50,000, और मैंने ये चेक भेज दिया के लिमिटेड को। ठीक है। अब क्या समझिएगा केस के हुआ क्या। सर हुआ ये कि मैंने जब चेक दिया ना, तो सर मेरे जो है ना, जो मैंने सिग्नेचर किए थे, सर उनमें डिफरेंस था। सर या तो मेरे जो अमाउंट है ना, अमाउंट, सर मैंने जो अमाउंट लिखा था, सर मेरे बैंक में उतना सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं था। सर उतना मेरे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं था। सर देन, सर फिर क्या हुआ? सर जो मैंने अमाउंट इन वर्ड्स लिखा था, सर जो मैंने अमाउंट इन वर्ड्स लिखा था, सर वो अमाउंट इन वर्ड्स डिफरेंट था। सर किससे? फ्रॉम अमाउंट, ये जो मैंने इससे लिखा था,
सर इससे डिफरेंस था, अमाउंट इन वर्ड एंड अमाउंट इन दिस। तो सर इन सारे केसेस में क्या होगा, सर बैंक जो है ना चेक को ऑनर ही नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई आप इधर पकड़ो चेक और जाओ वापस। डिस ऑनर हो गया चेक, क्या हो गया, डिस ऑनर। सही है। क्या ये बात समझ में आती है? सर अगर मैं बात करूं डिसऑनर्ड चेक की, तो सर हम इस तरह लिखते हैं इसको, डिसऑनर्ड चेक को, डिसऑनर्ड चेक्स। सर ये लिखते हैं हम, checks that a business has received from another person। सर आपको चेक मिला और a कंपनी, याद रखिएगा कि एक कंपनी चेक ले भी सकती है और दे भी सकती है, बट विच हैव बीन, सर रिजेक्ट हो गया, बीन रिजेक्टेड, किसने सर, फॉर पेमेंट, व्हेन डिपॉजिटेड इट। सर रीजन क्या है, सर रीजन है इनसफिशिएंट फंड्स, और रीजन क्या है, वर्ड एंड फिगर्स में डिफर। ठीक है मैंने लिखा था, वर्ड्स एंड फिगर्स में डिफर। इनकरेक्ट सिग्नेचर। और सर एक और मसला क्या हो सकता है हमारे पास, या तो चेक में भी आउट ऑफ डेट। सर अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आई और ये डिसऑनर्ड चेक समझ में आया, तो बराए मेहरबानी यस लिखें, वरना नो लिख दें, मैं दोबारा समझा देता, कोई टेंशन नहीं है। आपको नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया सर, क्लियर है। चलें सर, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस देखनी है। सर फिर हमारे पास ना एक और चीज होती है, सर एक और चीज होती है। अब ये केस भी समझिएगा गौर से। सर क्या हुआ, सर मैंने जो है ना सेल्स की, क्या की, इसको ए बी सी लिमिटेड को, ठीक है, डन। सर जब मैंने सेल्स कर दी एबीसी लिमिटेड को, तो सर अब हुआ क्या, सर हुआ ये कि सर उन्होंने मुझे चेक दे दिया, इन्होंने मुझे दे दिया चेक, बोला लो भाई पैसे अपने, हो जाओ भाई लाइन ड्रॉ हो गई, खराब ही लाइन हुई है, ड्रॉ इसको सही कर लेते हैं। सर इन्होंने मुझे दे दिया चेक, ठीक है। अब सर चेक इन्होंने मुझे दिया ऑन, सेल्स की मैंने 1 दिसंबर को, और सर चेक मुझे मिला अप्रोक्सीमेटली 29 दिसंबर को। सर 29 दिसंबर थी, अगले दिन मैं भूल गया, 30th को भी भूल गया, 31st को भी मैं भूल गया चेक को प्रेजेंट करना। मतलब सर मैं ये चेक अपनी पॉकेट में रख कर बैठ गया या अपने ड्रॉअर में रख कर बैठ गया, मैंने ये चेक को बैंक के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया, मैंने चेक को बैंक के सामने
प्रेजेंट ही नहीं किया, बैंक को मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, सही है सर। अब अब देखिएगा अनप्रेजेंटेड चेक होता क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक्स, सही है। सर ये क्या होते हैं? सर ये होते हैं, आर दोस चेक्स इशूड बाय द बिजनेस आपने इशू कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द पेई टू द बैंक। डन। क्या ये बात अनप्रेजेंटेड चेक समझ में आता? पे मतलब जिसको पैसे निकलवाने थे, जिसका नाम लिखा हुआ था, जिसको पैसे निकलवाने थे, उसने डिपॉजिट ही नहीं किया, तो सर ये कौन सा चेक कहलाएगा? अनप्रेजेंटेड चेक कहलाएगा। इसीलिए मैंने पूरी लंबी चौड़ी सी कहानी आपको समझाई थी ऊपर। ड्रॉअर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, पेई क्या होता है, इस रीजन के लिए कि ये कुछ डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। सही है। मैंने आपको बता दिया अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है। यहां तक कि अगर कहानी समझ में आती है तो मुझे एक बात बताएं। यस लिखें प्लीज। यस सर, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। सर अब मैं आ रहा हूं, अब मैं चल रहा हूँ कुछ ट्रांजैक्शंस पर। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको ना लिखता हूँ। देखिए क्या कहता है। कहता है यार, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द बिजनेस। सर क्या ये समझ में आती है आपको? सर ये कहता है कि यार ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि बैंक रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन बिजनेस ने रिकॉर्ड नहीं की, वो बताओ। अब सर मुझे आप गौर से सोच के बताएं, पूरा जितना दिमाग है सब एक साथ लगाएं और मुझे बताएं कुछ एक ट्रांजैक्शन लिख दें जल्दी से। मैं आपका 1-2 मिनट इंतजार कर लेता हूँ। जो बैंक ने तो रिकॉर्ड की है लेकिन बिजनेस ने नहीं रिकॉर्ड की। जो बैंक ने तो रिकॉर्ड की है लेकिन बिजनेस ने रिकॉर्ड नहीं की, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन। सर्विस चार्जेस ठीक है सर। देखें यकीनन, अब आप मुझे एक बात बताएं ना, बैंक से जब आप काम कर रहे होंगे तो बैंक बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा होगा, मतलब बैंक आपके उसमें ऐड और लेस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखें होगा क्या, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, इस चीज को समझिएगा जरा। भाई जब आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, सही है। आपको क्या लगता है, बैंक आपको फोन करेगा, बैंक की फोन कॉल आएगी किसके पास? सर MS से मोहम्मद शाह आलम साहब के पास आएगी कि सर हमें जो है ना इंटरेस्ट काटना है। तो मैं, आप मुझे चेक देने ला कैसा होगा? आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? है, बैंक को इंटरेस्ट काटना था 50 रुपीज का। तो बैंक ने फोन किया है मोहम्मद शाह आलम को कि सर हम आप हमें इंटरेस्ट चाहिए तो आप हमें चेक दे दें। नहीं सर, आपके अकाउंट से डायरेक्ट काट लेगा, वो डिडक्ट कर लेगा, सर्विस चार्जेस है। यकीनन आपने देखा होगा 2500, जो भी जो पैसे कटते हैं आजकल, जो 2500 कट रहे हैं अब हमारे अकाउंट से, सर्विस डेबिट कार्ड चार्जेस। तो सर वो क्या होता है? सर वो आपके अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट कर देते हैं, अकाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। सही है। बैंक आपको एंट्री बनानी चाहिए, सर आपको पता ही नहीं चला ना। देखिए इसी वजह से तो डिफरेंस आ रहा है कि आपको पता ही नहीं चला, आपको एंट्री बनानी चाहिए थी।
आपने एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। आपने बाद में देखा तो आपने उसको कहाँ पर एडजस्ट कर दिया? बैंक अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। ऐसा समझ आ रही है बात? सर और क्या हो सकता है? सर अगर मैं इसको पहले लिख दूं यहाँ पर ताकि हमारे पास नोट्स भी मेंटेन होते रहे, तो सर मैं इसको लिख देता हूँ, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। सही है। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। डन। सर आप क्या लिखेंगे? द फीस चार्ज बाय द बैंक, ठीक है, फॉर अकाउंट सर्विस और इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरिंग। यही इसी पॉइंट से आगे कनेक्ट करें। सर मुझे एक बात बताए ना, अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, तो सर वो आपको यकीनन चेक तो घर पे लाके देगा नहीं। आपको यकीनन कोई चेक तो नहीं लाके देगा। वो बोलेगा भाई आपके अकाउंट में हमने इंटरेस्ट डायरेक्ट डेबिट कर दिया। ऐसा सही है। ट्रांजैक्शंस कौन सी है रिकॉर्ड कर रहा है बैंक, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, याद रखिएगा। ठीक है। और सर इसी तरह से मैं आपको एक एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताएं क्या ये बात समझ में आई बैंक चार्जेस की? तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गई तो यस लिख दीजिएगा प्लीज, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यस सर, सही है, डबल सर। सर ये क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर? सर वो कहता है आ रेगुलर और फिक्स्ड, या तो रेगुलर और फिक्स्ड। ठीक है, रेगुलर और ना लिखे फिक्स्ड अमाउंट, रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट ऑटोमेटिकली मेड बाय बैंक। सर इस पॉइंट को समझिएगा। वो कहता है यार एक रेगुलर अमाउंट की पेमेंट, फिक्स अमाउंट की पेमेंट ऑटोमेटिकली, आपने कहा कि भाई अब आपने ना बैंक को कहा कि भाई तुम यार खुद ही पे कर दिया करना। ठीक है। तो सर अब मुझे एक बात बताया ना, वो तो बैंक ने तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिकॉर्ड की भी होगी। रेगुलर और फिक्स अमाउंट की पेमेंट आपने कहा हर महीने आप 8,000, लेट से मैं इसकी एक आसान से एग्जांपल देता हूँ। क्रेडिट कार्ड, आप जब बैंक से कोई चीज सामान पे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं ना, लेट से जो बैंक का इंस्टॉलमेंट का केस होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर आपको ना क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, और फिर वो हर 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 बार उसकी फीस आपके बैंक से डिडक्ट कर लेते हैं। तो सर ये एक रेगुलर और फिक्स अमाउंट की पेमेंट हो गई, जो कि ऑटोमेटिकली आप कर रहे हैं अपने 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 अकाउंट से किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये यकीनन ये आपके बैंक में तो रिकॉर्ड हुई भी होगी, आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगी, आपको अपने पास इसको रिकॉर्ड करनी ही करनी होगी। सर एक और पॉइंट जल्दी से। सर डायरेक्ट डेबिट्स, सर ये क्या होते हैं? सर ये डायरेक्ट डेबिट्स होते हैं, an arrangement allowing a creditor, क्या चीज सर? ऑटोमेटिकली